हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कैलोरीमेट्री का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये लेक्चर। इस लेक्चर में कैलोरीमेट्री के बेसिक फाउंडेशन आपके लिए सेट कर दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ प्रीमिक्सिंग, वो आज के इस लेक्चर में आपके लिए कवर किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। इस सेशन को पूरा देखना कंप्लीट लर्निंग के लिए, उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बच्चों, यहाँ पे फंडा क्या है देखिए। यहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग चैप्टर्स हैं हीट के, छोटे छोटे। पहला थर्मोमेट्री, वहां पे टेम्परेचर नापना, थर्मोमीटर सीख रहे हैं। फिर थर्मल एक्सपांशन, जहां पे हम हीट देने पे बॉडी कितनी एक्सपांड हुई वो डिस्कस कर रहे हैं। कैलोरीमेट्री में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक सा सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है। चलो इसको हीट करो, इसको हीट दो और इसका टेम्परेचर आप कर दो 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। क्या है इस चैप्टर का सवाल कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मास अगर m है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब सेम मटेरियल की डबल साइज, डबल मास की बॉडी है 2m, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। क्या हीट डबल हो जाएगी। फिर अगला सवाल है इस चैप्टर में कि एक आपके पास सॉलिड है, इसको आप हीट करो ताकि ये मेल्ट होके लिक्विड बन जाए। क्लियर है? आपको यहाँ पे क्या कराना, मेल्टिंग करानी, यानी फेस चेंज कराना है। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर्स या गैस बनानी है। तो आप जब यहाँ पे फेस चेंज कर रहे हो तब कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट देनी होगी ताकि आपका फेस चेंज हो जाए। ये इस सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। समझ गए? तो बेसिक सा लॉ है, गर्म से ठंडे की तरफ हीट फ्लो कर रही होती है। सबसे पहले हम 1 कैलोरी, जो हीट का प्रैक्टिकल यूनिट है, 1 कैलोरी को डिफाइन करेंगे। 1 कैलोरी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट लगती है, वो लगती है 1 कैलोरी। और बहुत प्रिसाइज अगर करना हो ना, तो आपको टेम्परेचर की रेंज भी दे देता है, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज क्यों देते हैं? देखिए, टेम्परेचर अगर आप बहुत ज्यादा चेंज कर देते हो तो फिर इसमें अमाउंट में थोड़ा सा चेंज आने लगता है जो हीट है। इसीलिए टेम्परेचर रेंज फिक्स करके एग्जैक्ट कैलिब्रेटेड आपकी परिभाषा है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हीट कितनी लगेगी, 1 कैलोरी। समझ गए? चलो, 1 कैलोरी को आप जूल में कैसे कन्वर्ट करते हो, 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। जो भी क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो आप यूज कर रहे होंगे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जे से हम डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है, वर्क का हीट में, हीट का वर्क में। कन्वर्जन फैक्टर है जूल और कैलोरी में। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क हम जूल में कर रहे हैं, उसको जब हीट में कन्वर्ट करोगे आप, कि वर्क डन हमने किया, उसका कुछ परसेंटेज हीट में चला गया, तो जूल से कैलोरी का कन्वर्जन इससे होगा। इसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जे आप हीट कह सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज यहां डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, amount of energy required to raise temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने में कितनी हीट लगेगी। पानी के लिए तो डिफाइन कर दिया, पानी का 1 ग्राम का पानी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने पे 1 कैलोरी हीट लगेगी। ठीक है? अब कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका यूनिट मास है, यूनिट मास लिख देता हूं। यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जो हीट लगी
उस हीट को कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस सब्सटेंस की। हर सब्सटेंस को अलग अलग हीट लगेगी, हर सब्सटेंस का, हर मटेरियल का एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगा। आइए कैसे करेंगे समझिए। एम मास को आप हीट करिए। अब देखिए जो टेम्परेचर राइज है और हीट एनर्जी जो आपने दी, इनमें रिश्ता बताओ जरा क्या होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जितनी हीट दोगे उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हीट है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। फिर मास पे भी प्रोपोर्शनलिटी है, मास ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए बार बार हर परिभाषा में यूनिट मास लिख रहे हैं, क्योंकि मास बढ़ गया तो हीट ज्यादा लगेगी ना बेटा। यस, चल अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा बताओ तो जरा, क्या मिलेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के एक साथ लेके। Q इक्वल टू हीट एनर्जी इक्वल टू M डेल्टा T और S एक यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है कि हीट गिवन इज इक्वल टू MS डेल्टा T। S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका सबसे पहले मैं यूनिट और डायमेंशन निकाल लेता हूं। अगर मैं जूल में बात करूं तो जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल अपॉन केजी केल्विन, है ना। डेल्टा टी बेटे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हो, केल्विन में भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों स्केल में डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, तो किसी भी टर्म्स में आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं कैलोरी में जाऊं और मास ग्राम में जाऊं तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ये आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे यूनिट हो गया एस का। ठीक है, जनरली हम जब सॉलिड्स में बात करेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी बात करेंगे। एस को बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट, मतलब मास के साथ रिलेटेड है। अगर मैं गैसेस में बात करूंगा ना तो गैसेस में यही फॉर्मूला मैं इस तरीके से यूज करूंगा, बस गैसेस में मास की जगह हम मोल यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट, जो हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम MS डेल्टा टी सॉलिड और लिक्विड के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू इक्वल टू MS डेल्टा टी फॉर्मूला है। एस को डिफरेंशियल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो आओ देखिए। तो डिफरेंशियल फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं MS dt। यस, हो सकता है S टेम्परेचर का फंक्शन दिया हो, इफ S फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो तो हीट निकालनी हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा MS dt का इंटीग्रेशन इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। इससे आपको हीट आ जाएगी कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है। आया समझ में? वैसे देखिए हम सॉलिड्स में S को कांस्टेंट मानेंगे फॉर स्पेसिफिक बहुत अच्छी रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, लेकिन S एक्चुअल में टेम्परेचर के साथ बदलता है ऑब्जेक्ट्स का, बट वो बहुत ज्यादा लंबे वेरिएशन पे बहुत थोड़ा चेंज आता है, जो जब तक क्वेश्चन में ना गिवन हो हम नहीं कंसिडर करते हैं। अगर S फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही दे दिया जाए कि भैया स्पेसिफिक है हीट है 5T², ऐसे कुछ दे दिया जाए, ठीक है, तो फिर आपको वो एक्सप्रेशन यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करके फिर आपको हीट निकालनी पड़ेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम फेस चेंज में क्या फॉर्मूला यूज होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज फेस चेंज को हम समझते हैं, तो ध्यान से सुनना। आप सोचो आइस का एग्जाम्पल लेके ही समझिए। -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी, आप इसको गर्म करने लगे, हीट करने लगे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और आइस पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे।
लेकिन अभी भी आप हीट कंटिन्यूस देना चालू कर रहे हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक एक बॉन्ड आइस का टूटेगा, पानी बनने लगेगा। तो एक एक बॉन्ड टूटेगा, पानी बनेगा, एक एक बॉन्ड टूटेगा, पानी बनेगा। तो पानी 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 बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, धीरे 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 बन रहा है। पहले 1 ग्राम आइस कन्वर्ट हुई, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे। अब जब तक एक एक एनर्जी पूरी आप देखोगे गई कहां, जो आप हीट दे रहे हो वो कहां जा रही है, तो वो हीट एक बॉन्ड तोड़ने में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में जा रही है। टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं पाओगे अभी, अभी तो पहले आप 0 डिग्री पे आइस को पानी में कन्वर्ट कर रहे होगे। तो इस स्टेप में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाली स्टेप फेज चेंज की है, सारी एनर्जी इसके बॉन्ड तोड़ने में जा रही है। तो यहां पे फिर फॉर्मूला क्या लगाया जाए, एम एस डेल्टा टी तो चलेगा नहीं, डेल्टा टी तो 0 है, तो क्या हीट 0 गई, बताओ, नहीं, हीट तो बॉन्ड तोड़ने में जानी है। तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ये फॉर्मूला यूज होता है, हीट इक्वल टू एम इंटू एल। एम बेटा उसका मास है, एल है लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज। समझ गए? जैसे अगर मैं बात करूं आइस से वाटर कन्वर्जन में, तो इसे आप कहते हो फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पानी के लिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं वाटर से स्टीम की बात करता हूं तो इसे कहते हो वेपराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू होती है पानी के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम। जी हाँ बच्चों, तो फेज चेंज में हमेशा, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो चाहे लिक्विड से गैस हो, फेज चेंज में हमेशा यही फॉर्मूला आप यूज कर रहे होंगे। अब आप देखिए, है ना, कंप्लीट एनालिसिस करिए। एक सॉलिड है जिसको आप हीट देना चालू करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी और एस सॉलिड का यूज करेंगे। पूरे रास्ते में मास में कोई इफेक्ट नहीं, मास वही रहेगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, हीट दी, उसमें फेज चेंज हुआ, फेज चेंज में टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला यूज होगा Q इक्वल टू एम इंटू एल। फिर इसके बाद कहानी और आगे बढ़ेगी। अब पानी जो बना उसको हीट किया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एम एस डेल्टा टी यूज होगा। फिर पानी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, फिर फेज चेंज होगा, स्टीम में बॉइलिंग होगी, फिर एमएल यूज होगा। तो ऐसे बारी बारी से अभी मैं ये करना सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, जो वैल्यूज याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस याद होना चाहिए कंपल्सरी। इसी को आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करोगे 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। आइस की 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल में 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर यहीं पे मैं स्टीम की बात करूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, तो ये बेटा होती है 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कई बार क्वेश्चन में इसको 0.5 भी दे दिया जाता है, तो जो भी क्वेश्चन दे उसके हिसाब से स्टीम का आप स्पेसिफिक हीट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बताई दिया हमने, 80 याद रखना है, वेपराइजेशन 540 याद रखना है। अब हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस था, हीट कैपेसिटी बोला जाए या थर्मल कैपेसिटी बोला जाए वो m इंटू एस आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, देखो, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू ग्राम, तो इसका यूनिट होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना, या जूल पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी बोले इस यूनिट के साथ, मतलब वो m इंटू एस का प्रोडक्ट दे रहा है डायरेक्टली। चले, तो एक वैल्यू करेंगे तभी इसमें मजा आएगा। आओ एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। आइए, सवाल देखिए क्या है आपका। आपको बोला है 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको आप स्टीम तक ले जाइए 100 डिग्री सेल्सियस के, और बताइए हीट कितनी लगेगी टोटल।
तो अगर आप इसको हीट दोगे तो पहले ये पानी बनाएगा 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का। स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक्स बनाते जाइए, फिर ये और हीट करते जाओ तो पानी कहां तक हीट हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर और हीट करो तो यहाँ पे ये स्टीम बनाएगा 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस। बस यहीं तक हमें पहुंचना था। अब चलो सोच के बताओ तो जल्दी से, हर स्टेप पे क्या होगा आपका यहाँ पे हीट का फॉर्मूला। पहली स्टेप एम एस डेल्टा टी, ये पहली स्टेप, ठीक है। यहाँ पे एम एस डेल्टा टी नहीं, ये फेस चेंज है, तो एल, एल किसका, फ्यूजन का, तो एम इंटू एल, तो ये बेटा आ गया 80 कैलोरी। फिर सेकेंड स्टेप पे आते हैं एम एस डेल्टा टी। इसमें एस किसका हो गया, पानी का, पानी का एस क्या था 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 100, ये हो गया 100 कैलोरी। ये दूसरी स्टेप हो गई। फिर तीसरी स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप में फिर से एम एल, तो ये हो गया 1 इंटू 540, ये आ गया 540 कैलोरी। थर्ड स्टेप की यहाँ पे आपकी एनर्जी आ गई। अब टोटल चाहिए पूरे प्रोसेस के लिए, तो आप जोड़ दीजिए 720 कैलोरी टोटल आपकी एनर्जी लगेगी। एम आई राइट बच्चों। अब अगर आपका आइस 1 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे होता तो एक स्टेप और जुड़ जाती, ये वाली स्टेप। इसके बाद स्टीम तक जाने की तो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। बस ये स्टेप का आपको और एक्स्ट्रा हीट निकालनी पड़ेगी। ये हीट एम एस डेल्टा टी होगी, और इसमें एस जो होगा वो इस बार आइस का होगा, तो एम एस डेल्टा टी, यानी 5 कैलोरी और आपको इसमें हीट ऐड करनी पड़ जाएगी। आया बेटा समझ में। तो ये 720 प्लस 5 725 टोटल हीट हो जाती इस केस में। तो ऐसे आपका यहाँ पे सवाल बन रहा है बेसिक। आइए ग्राफ बनाएं, अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं हीट के साथ, तो आप देखिए पहले टेम्परेचर मान लीजिए -10 आइस का, फिर -10 से हीट किया 0 तक पहुंचे, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा। देख रहे हैं आप। चले तो इस फेस में सॉलिड था आइस, ये मेल्टिंग हो रहा है। इस फेस में वाटर था, ये बॉइलिंग हो रहा है, और इस फेस में गैस बन गए, स्टीम बन गई, वेपर्स बन गए। आई बात समझ में, पक्का। चल अब इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, टेम्परेचर वर्सेस हीट अगर ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा बेटा, इसका स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा टेम्परेचर अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब एम एस डेल्टा टी नीचे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एम एस। करेक्ट। तो जहां जहां भी स्लोप एप्लीकेबल है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे, तीनों जगह पे 1 अपॉन एम इंटू एस आपका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप कंपेयर कर सकते हैं कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम, और ये आपका ग्राफ हो गया टेम्परेचर के हीट के साथ टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आया समझ में, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए अगर मैं यही सवाल आपको कुछ अलग तरीके से दूं, 1 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, कांस्टेंट पावर सप्लाई से दिया जा रहा है, कांस्टेंट पावर सप्लाई दिया जा रहा है, सोचिए 2 कैलोरी पर सेकेंड। तो ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आपको अब सवाल दे दिया है, थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर दिया। अब देखिए पावर बेसिकली क्या है,
एनर्जी अपॉन टाइम। तो कांस्टेंट पावर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बेसिकली हीट एनर्जी को पावर इनटू टाइम आप कह सकते थे। अब हर स्टेप पे आप यहां पे हर स्टेप की यहां पे एनर्जी लिखिए, इक्वल टू पावर इनटू टाइम करिए, तो हर स्टेप का टाइम आपको मिल जाएगा। आइए तो स्टेप बाय स्टेप करना चालू करते हैं। 4 स्टेप है हमारी। आइस का -10 से 0 तक जाना, इसमें ms डेल्टा टी जब हमने किया था 1 ग्राम के साथ 1 इंटू 0.5 इंटू 10 5 आ गया था। इसको पावर इंटू टाइम के बराबर करिए, टाइम देखिए कितना आ गया 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। तो पहले स्टेप का टाइम आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में कितनी जर्नी थी, देखिए यहां से डायरेक्ट ले लीजिए 80 100 540। सेकेंड स्टेप में ये 80 थी, इक्वल टू पावर इंटू टाइम करिए तो टाइम आ गया यहां पे 40 सेकेंड्स। थर्ड स्टेप में 100 इक्वल टू पावर इंटू टाइम, टाइम आ गया 50 सेकेंड। फोर्थ स्टेप में 540 तो पावर इंटू टाइम आ गया देखिए 270 सेकेंड्स। समझ गए कहां से कहां जाना है आपको, यहां से स्टीम तक जाना है 100 डिग्री सेल्सियस के। ये पूरी 4 स्टेप का आपका टाइम आ गया। अब आप इसका ग्राफ बनाइए, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है, तो पहले 2.5 सेकेंड में -10 से 0 हो गया टेम्परेचर और ये टाइम लगा 2.5 सेकेंड्स। ये वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड्स 2.5। फिर इसके बाद यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बेटा, यस। कितनी देर तक कांस्टेंट रहा, 40 सेकेंड्स तक कांस्टेंट रहा। तो इसके बाद 40 सेकेंड मतलब ये टाइम हो गया 42.5। फिर इसके बाद आपका टेम्परेचर बढ़ा 100 तक गया, 50 सेकेंड और लगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक आप चले गए। तो यहां तक आते थे 50 सेकेंड और जोड़ दीजिए तो 92.5 सेकेंड्स हो गए। फिर आपकी ये बॉइलिंग शुरू हो गई, बॉइलिंग में 270 सेकेंड्स लगे, तो ये बॉइलिंग यहां तक चली और इसमें 270 आप जोड़ दीजिए तो 362.5 सेकेंड्स तक ये आपका ग्राफ पूरा बन गया इस सवाल का। और यहां पे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक आप पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम आइस के साथ आपने शुरू किया था। तो ये ग्राफ बन गया, आया समझ में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या कर रहे हैं, एक हॉट ऑब्जेक्ट को एक कोल्ड ऑब्जेक्ट से मिला रहे हैं। तो ये देखिए हॉट से हीट कोल्ड की तरफ जाएगी। कब तक हीट जाएगी, जब तक इनका थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी जब तक हम इनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता इसकी हीट इसमें भेजेंगे। अब आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इधर से जो हीट निकली वो इसी को मिली और कहीं नहीं गई, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन, तो जो हीट इसने रिलीज की वो हीट इसने एब्जॉर्ब करी। अब हीट रिलीज हीट एब्जॉर्ब कैसे लिखना है ये मैं आपको देखो सिखा दूं। सपोज एक गर्म ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने ठंडा ऑब्जेक्ट मिलाया, तो फाइनल टेम्परेचर आप मान लीजिए T फाइनल, ठीक है। अब इधर जब आप हीट लिखोगे ms डेल्टा T में, तो ये तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना आप, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव बनाना है, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर लिखना है। तो ये गलती ना हो, बी वेरी केयरफुल। ये हो गया ms हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। इसके लिए जब बात करोगे तो यहां पे बड़ा केयरफुल तरीके से, डेल्टा टी क्या होगा, इसका तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ेगा, तो टी फाइनल बड़ा है यहां पे।
-20। आप देखो डिफरेंस, यहाँ पे टी फाइनल माइनस हुआ, यहाँ टी फाइनल में से माइनस कर रहे हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लिखा है M1S1 T1 पहले था, टी फाइनल हो गया, M1S1 T1 माइनस टी फाइनल इक्वल टू यहाँ पे M2S2 टी फाइनल माइनस T2 लिखेंगे। अब देखिए आप इसी को अगर आप सॉल्व करते हो तो बड़ा सुंदर सा यहाँ फॉर्मूला आ गया है, फाइनल टेम्परेचर M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। तीन को आप करते हो तो ये देखिए आपका फॉर्मूला आ गया, तीन के टर्म्स में आ गया। चलें आगे, चल तो इस पे सवाल जवाब करते हैं। आओ, 10 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें हम, ठीक है, कितने ग्राम पानी डालें जो पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि फाइनल टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस आ जाए। ठीक है, चलें, पक्का है ना, इसको और 100 कर देते हैं। इनिशियल इसका मास 100 ग्राम। तो ये तो हर सर्दियों में सवाल रहता है कि कितना गर्म पानी कितने ठंडे पानी में मिक्स करें ताकि मॉडरेट टेम्परेचर का हमको पानी मिल जाए। ठीक है, तो वही ये सवाल है। आ जाओ, तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, M1 S1 T1 प्लस M2 X मान लेते हैं, X ग्राम हमने लिया, M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। ये आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, इससे आपका फाइनल टेम्परेचर को इक्वेट कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। आइए देखिए क्या बन रहा है, 500 प्लस 60x 100 प्लस x। ठीक है, आ जाइए सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। x आ गया 350/2 यानी 175 ग्राम आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? चलें आगे, अगला सवाल छोटा सा सवाल। ठीक है, एक कॉपर का मान लीजिए क्यूब है, 50 ग्राम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको आपने पानी में डाला, पानी था 1000 ग्राम का 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताइए फाइनल हमारा टेम्परेचर क्या होगा। इसका S1 है, हमें याद होना चाहिए। इसका S में दे देता हूं, इसका S सपोज कर लीजिए 5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, मान लिया ये गिवन है। अब बताइए फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। तो M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन, यस ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। या फिर आप है ना बेसिक से जाना चाहें तो इसने जो हीट रिलीज की M1 S1 इंटू T 100 माइनस T फाइनल, ये इसने हीट रिलीज की है, ये हीट रिलीज इसको मिल जाए तो M2 S2 इंटू T फाइनल माइनस 20। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। क्लियर है बेटा, पक्का? तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया देखिए जल्दी से, 5 इंटू 50 250 और 2 जीरो, तो ये हो गया 25,000 और इधर से 20,000, तो 25,000 20,000 45,000 अपॉन 250,000 तो 1250। इसको सॉल्व करके आपका फाइनल टेम्परेचर आ जा रहा है। जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करके बताओ क्या है फाइनल टेम्परेचर। यस, फाइनल टेम्परेचर आप जल्दी से बताइए। 5 से काट दीजिए, 90025, फिर से 5 से काट दीजिए,
ठीक है, 148 जा और फिर ये 36 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। आया बेटा समझ में? तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल टेम्परेचर। अब देखिए एक और सवाल है आप लोगों के लिए, कैसे कर रहे हैं आप बताइए। यस, सवाल देखिए क्या है। सवाल है ए बी सी, 3 लोग थे, इनका टेम्परेचर भी दिया है, ये रहा। अब आपको बोला है जब ए और बी मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर बना 16 डिग्री सेल्सियस। मास इनके तीनों के सेम थे, मटेरियल अलग था, तो S1 S2 S3 हमें नहीं पता, वो नहीं पता है। ए और बी मिक्स किया, बी और सी मिक्स किया, तो फाइनल टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। ए और सी मिक्स करोगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। करिए बेटा जल्दी से सवाल, ये तो करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको एस नहीं दिया है, स्पेसिफिक हीट के बीच का रिलेशन नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, वो आपको निकालना है पहली 2 इक्वेशन से, तीसरे में पुट करना है। चलिए आइए करते हैं। पहले हम ए और बी का मिक्सचर कर लेते हैं। ए बी 12 डिग्री सेल्सियस MS1, 19 डिग्री सेल्सियस MS2, इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस आया, ये गिवन था। तो इसकी हीट रिलीज कितनी हुई, MS डेल्टा टी। नहीं, ये तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, गर्म हो रहा है, और ये हीट ठंडा हो रहा है तो हीट रिलीज कर रहा है MS डेल्टा टी। ठीक है, कोई चीज ठंडी हो रही है तो हीट रिलीज कर रही है, कोई चीज गर्म हो रही है तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। अब हीट एब्जॉर्ब बराबर हीट रिलीज जब हम करते हैं तो देखिए MS1 और ये 16 - 12 4 इक्वल टू MS2, और यहां से ये बचेगा 3, तो यहां से मुझे रिलेशन मिल रहा है 4S1 इज इक्वल टू 3S2। ये एक यहां पे रिलेशन बना, तो मैं S1 को लिख सकता हूं यहां से 3 टाइम्स S2/4। ठीक है, ये मेरे को मिल गया। ठीक इसी तरीके से B और C को जोड़ा और फाइनल टेम्परेचर क्या बन गया, 23। तो हीट B क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और C क्या करेगा, रिलीज। तो MS2 डेल्टा टी बताओ यहाँ पे, 3 और 1 4 इज इक्वल टू MS3, इसके लिए डेल्टा टी बताओ 5। तो यहाँ पे S3 क्या आ गया, 4S2/5। यहां से ये S3 मिल गया, यहां से हमें S1 मिल गया, दोनों को S2 के टर्म में निकाल लिया। अब बोला है A और C को मिक्स करो, आ जाओ कर देते हैं। तो A और C को जब आप मिक्स करोगे तो S1 और S3 आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। A का इनिशियल था 12, C का इनिशियल था 28। ये देखिए, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, T फाइनल तक ले आओ, ये हीट को रिलीज करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बड़ा सिंपल है, जितनी हीट रिलीज हुई उतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आप यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला MS डेल्टा टी में देखो कैसे लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गर्म हो रहा है तो T फाइनल -12 लिखेंगे, इधर MS, इधर ठंडा हो रहा है तो 28 - T फाइनल लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब S1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, S1 है 3/4 S2, S3 जो आया वो पुट कर दीजिए 4/5 S2। अब देखिए ये सॉल्व हो गया है ना, सब कट गई, देखो ये टर्म्स कट गई,
बस देखो ये 5 उधर मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 और 4 इधर मल्टीप्लाई करो 16। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। दैट्स इट बच्चों, इसको इधर भेज दो और बस इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो बेटा। तो अगर आप यहां पे 15 इंटू 12 इज 180 प्लस 16 इंटू 28 इज 448, इसमें अगर आप 180 जोड़ते हो तो आपको मिल रहा है 628 डिवाइडेड बाय 31। ये आपका फाइनल टेम्परेचर बन रहा है। आया समझ में बेटा? यस, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो अप्रोक्सीमेटली 20 समथिंग तक जाएगा। समझ गए बेटा? ये रहा। चलिए अब देखिए, अब अगर आपका मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट आया जाए तो कैसे आएगा। देखिए सिंपल सा एक सवाल ले लिया मैंने, एक ब्लॉक को रफ जमीन पे भेज दिया तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो था वो आपको बोला है 50% ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन हीट एब्जॉर्ब बाय द ब्लॉक में चला गया। यानी आप समझ रहे क्या हो रहा है, जो एनर्जी लॉस है उसको आप हीट में मान रहे हैं। आइए तो मैकेनिक्स में हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कैलकुलेट करते हैं, इससे हीट कैलकुलेट करते हैं और हीट का फॉर्मूला फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो एमएस डेल्टा टी, अगर फेस चेंज करना है तो एमएल के बराबर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 50% ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला हीट में चले जाएगा, ब्लॉक की हीट में, ठीक है। बचा हुआ फिर ग्राउंड को जा सकता है, ग्राउंड के पास आपने बोला कि इतना वर्क डन, तो वर्क डन होगा पूरा हाफ mv स्क्वायर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड वाइज, उसका 50% इक्वल टू एमएस डेल्टा टी ब्लॉक का करना है। तो इससे ब्लॉक कितना गर्म हो गया, ब्लॉक का टेम्परेचर कितना राइज हो गया वो आ जाएगा। देखिए अगर आप जमीन पे घिसका के छोड़ दें स्लाइड करके ब्लॉक को, ब्लॉक धीरे धीरे घिसटते घिसटते स्लाइड होते होते रुक जाएगा, फिर क्या होगा, उसका गर्म हो जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना टेम्परेचर बढ़ गया वो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैकेनिक्स के साथ रिलेट किया जा सकता है। कोलिजन वाले सवाल देखे होंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, बुलेट टकराई इसी का हिस्सा बन गई, बुलेट गेट्स एम्बेडेड। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। अब वो आपको दे सकता है कि एनर्जी लॉस का 20% ब्लॉक को चला गया, तो ब्लॉक के हीट को आप निकाल लीजिए 20%, फिर उसका आप एमएस डेल्टा टी करिए तो ब्लॉक कितने टेम्परेचर से बढ़ गया। या फिर आपको दोनों का इनिशियल टेम्परेचर देके सेम दोनों का फाइनल टेम्परेचर दे सकता है, बोल सकता है सारी एनर्जी लॉस हीट में कर दो, तो हीट को आप फिर इसका एमएस डेल्टा टी प्लस इसका एमएस डेल्टा टी के बराबर कर सकते थे। कंडीशन वो डिफाइन करेगा और मैकेनिक्स के साथ यहाँ पे सवाल आप बना सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं। अगले लेक्चर में बेटा मैं आपको सिखाऊंगा आइस और वाटर को मिक्स करेंगे, अलग अलग फेज को मिक्स किया, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालोगे ये आपको सिखाऊंगा। आइस, वाटर, स्टीम, सोचो तीनों को जोड़ दिया जाए, तीन फेज की चीजों को जोड़ दिया जाए, तब आप कैसे मिक्सिंग करके फाइनल टेम्परेचर निकालोगे ये आपको सिखाऊंगा। ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक और आपका कैलोरीमेट्री का पार्ट 2 आएगा जहां पे हम डिफरेंट फेजेस की मिक्सिंग करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।